सो लास्ट टाइम हमने की थी मल्टी थ्रेडिंग। क्या थी मल्टी थ्रेडिंग? थ्रेड किसको कहते हैं? थ्रेड याद है क्या था? फंक्शन को तो नहीं कहते। प्रोसेस किसको कहते थे वैसे? प्रोसेस याद है, हमने एक लफ्ज प्रोसेस भी यूज किया था वैसे। जो चलता हुआ प्रोग्राम है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो मल्टी थ्रेड्स का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई कोर्स पढ़े हो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, उसमें मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल थ्रेड्स में तोड़ देना। तो वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन पैरेलल का मतलब क्या होगा कि अगर एक ही नीचे प्रोसेसर लगा है, थोड़ी देर के लिए एक चल रहा होगा, थोड़ी देर के लिए दूसरा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक। सो अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें उससे कि हम जो लास्ट लेक्चर है उससे भी बाहर निकल के ज़रा देखेंगे हम मुख्तलिफ लेक्चर जो पीछे करते जा रहे हैं उनमें क्या कर रहे हैं। तो हम असल में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, तो आपको और कुछ है ना है, ठीक है, आपको डिटेल्स भूल जाए, लेकिन आपको ये मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक को। ठीक है, ये हर एक को क्लियर होना चाहिए ताकि बंदा उससे डिराइव करके उसको समझ आ सके कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ना है अगर कल को रियल प्रॉब्लम उसको है। ठीक है, सो मोटा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने तेज चलानी है इंस्ट्रक्शंस, तो आप जब कोई भी कोड लिखते हैं वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बनता है। अगर मैंने उसको तेज चलाना है तो उसका ना एक तरीका ये है कि हार्डवेयर खुद ही से फिगर आउट करे कौन सी चीज पैरेलल में चल सकती है। अगर हार्डवेयर खुद से फिगर आउट कर रहा हो कि कौन सी चीज पैरेलल में चल सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर स्केलर। ठीक है, हमने जो टॉमासुलो, यूनिफाइड रजिस्टर फाइल, स्कोर बोर्ड, ये सारा कुछ पढ़ा था, ये क्या कर रहे थे? हार्डवेयर खुद से निकाल रहा था कि यार ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये आउट ऑफ ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, सो सुपर स्केलर किसको कहते हैं? हार्डवेयर खुद से निकाल ले कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में चल सकती हैं और उनको चलाना शुरू कर दें। अगर सॉफ्टवेयर बताए कि ये एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन है और इसमें ये भी पैरेलल में चला लो, ये भी पैरेलल में चला लो, ये भी पैरेलल में चला लो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरी लॉन्ग या लार्ज वट जो था इंस्ट्रक्शन वर्ड, कि एक आपने बड़ा सा इंस्ट्रक्शन वर्ड बनाया और उसमें पैरेलल में इंस्ट्रक्शन है। तो सुपर स्केलर और VLW का फर्क सबको क्लियर है? तो मीस किधर हो ना, इतना लंबी सोचों में नहीं पड़ते। ये वाला जो छोटा सा पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ आ गई। उसमें भी हम इंस्ट्रक्शन पैरेलल में चला रहे हैं, लेकिन अब हार्डवेयर फिगर आउट नहीं कर रहा, अब आपने खुद प्लेस की है VLW में। ठीक है, तो VLW में एक ही बड़ा सा वर्ड है जिसमें आप बता देते हो कि यार इसको इससे, इस रजिस्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले को दूसरे से कर दो, इसको लोड कर लो, इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो आप खुद एक्सप्लिसिटली खुद बताते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये ज़्यादातर सिग्नल प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल अभी भी हो रहे हैं। फिर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था मल्टी थ्रेडिंग के जरिए इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अचीव करना, कि आप कुछ दो थ्रेड बना दें। ठीक है, आपने एक एरे थी 1 मिलियन की, आपने उसको कहते हैं हर एलिमेंट में 10 ऐड करना था लेट से, तो आप उससे कहेंगे यार मैं उसको आधा आधा कर लेता हूँ, एक थ्रेड पैरेलल में चल जाए, एक थ्रेड पैरेलल में चल जाए। ठीक है, इसको हमने कहा था मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, कि हम मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन चला लें जो कि चलना शुरू हो जाए। आज हम इसकी एक चौथी किस्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोसेसर। ठीक है, सो वेक्टर प्रोसेसर में क्या होगा कि आप कहेंगे कि इस पूरे वेक्टर को उठाओ और वेक्टर में ऐड कर दो और वेक्टर में रिजल्ट लिखवा दो। वेक्टर से मुराद होती है, आप समझो, 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो एक एरे जो हम बनाते हैं जो कि एक ही डायमेंशन वाली हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर। तो अगर हम वेक्टर को वेक्टर में ऐड करके वेक्टर में रिजल्ट लिखवाएं या वेक्टर के ऊपर वेक्टर ऑपरेशंस करें तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोसेसर। तो ये हमने 4-5 तरीके पढ़ लिए, एक अभी हमने पढ़ने हैं, लेकिन 4-5 तरीके पढ़ लिए। नंबर 1 सुपर स्केलर्स, जिसमें हार्डवेयर खुद ही से फिगर आउट करता है आगे वाली इंस्ट्रक्शंस में से कौन सी आउट ऑफ ऑर्डर चल सकती हैं। नंबर 2 VLW, जिसमें हम खुद से या कंपाइलर ये काम करेगा या प्रोग्राम लिखने वाला असेंबली में ये काम करेगा कि पैरेलल में उनको करे, जिसमें हमने लूप और रोलिंग सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग वगैरह पढ़ी।
नंबर 3 थ्रेड लेवल पैरेललिज्म, कि आपने मल्टीपल थ्रेड्स बना दिए और वो थ्रेड पैरेलल में चलना शुरू हो गए, ठीक है। और नंबर 4 वेक्टर प्रोसेस, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये वाली बात कम से कम सबको पता हो, ठीक है। और अच्छा पीछे वाले 2-4 दिन वो फिर ऑफ मोड में चले गए, लेकिन बार इसको याद रखें, ठीक है। एक होता है चीज का क्रक्स, वो हर एक को पता होना चाहिए। एक होता है डिटेल्स, अच्छा हाँ स्कोर बोर्ड काम कैसे करता था, टॉमस उलो में कोई क्या डिपेंडेंस है कैसे रिजॉल्व की थी, तो वो आपको भूल भी सकता है, आप दोबारा जाके रिवाइज करोगे आप दोबारा याद आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो जो आपका एक बेस नॉलेज है ना, वो आपका तगड़ा होना चाहिए, ये ओके। तो उसकी हमने 4 किस्में पढ़ी थी, कह लो कि 4 नहीं 3 कह लो, वैसे तो 4 ही बनती है। एक तो सुपर स्केलर हम पहले ही कर चुके हैं, ये थ्रेड्स की एग्जांपल्स थी। एक फाइन ग्रेन थी जिसमें हम हर साइकिल पे थ्रेड को चेंज कर रहे थे, राइट। एक कोर्स ग्रेन थी जिसमें हम कब चेंज करते थे, जब कैश मिस होती थी, क्योंकि कैश मिस पे हमने कहा था कि फकी पड़ेगी, मेमोरी से जाकर हमें चीज़ों को लाना पड़ेगा। तो कैश मिस होगी तो एक थ्रेड को तो वेट करना है, तो कम से कम 2 थ्रेड तो हम रख ही लें, ताकि जैसे ही कैश मिस हो तो दूसरे को चला लें। तो ये एक कम पैसों में कह लो कि आपने एक फ़ायदा हासिल कर लिया कोर्स ग्रेड में। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपकी हैं ही एक से ज़्यादा कोर्स और वो पैरेलल में चल रही है। और फिर आखिर में हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, कि आप ये करें कि आप कहें कि यार ये मेरे फंक्शनल यूनिट्स हैं और मल्टीपल थ्रेड्स का मैं डाटा लेकर आ जाता हूँ, इंस्ट्रक्शंस लेकर आ जाता हूँ, और मैं उनमें इस चीज़ का लिहाज ना करूँ कि यार मैंने इसको इस वाले फंक्शनल यूनिट पे चलाना है या उस वाले फंक्शनल यूनिट पे चलाना है। मैं कहूँ भाई ये फंक्शनल यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, जिस थ्रेड का भी इंस्ट्रक्शन जिस पे भी चल जाए चला दो। तो वो सबसे अच्छी रिसोर्स यूटिलाइजेशन दे रही है। इसमें जितना कम खाली हिस्सा नजर आए उसका मतलब है उतनी अच्छी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, उतना अच्छा आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ठीक है। रिसोर्सेज तो आपके पास है, तो अगर आप उसको इस्तेमाल बेहतरीन करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स पे, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर्स को पहले टच किया था कि जो एप्लीकेशन एरियाज जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन चाहिए होती हैं, जिनमें कई दफ़ा मिलिट्री एप्लीकेशन होती हैं, क्रिप्टोग्राफी यानी कि आपने कोई जो इंक्रिप्शन के कोड्स तोड़ने हैं ब्रेक करने हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आके वैसे इसको जो करंट क्रिप्टोग्राफी की स्कीम्स हैं उनको काफ़ी हद तक ब्रेक कर देंगे। और साइंटिफिक रिसर्च होगी, वेदर फोरकास्टिंग में आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। और इस किस्म की और फिगर्स भी हैं, कह लो कि जेनेटिक्स की भी हैं, और तो इन सब में टिपिकली आपके बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके 70s और 80s में जो सुपर कंप्यूटर्स थे ना, वो सब के सब वेक्टर मशीन्स थे, ठीक है। सो हम वेक्टर मशीन्स क्योंकि पढ़ने लगे हैं तो उसका एक हम प्रीलूड दे रहे हैं। क्रे को हमने पहले देखा था कि भाई क्रे वो बंदा था जिसने कर्लाई IBM को कह लोगे पीछे छोड़ दिया था। ये उसका पहला वाला प्रोसेसर हमने कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस के केस में पढ़ लिया था, ठीक है, CDC 6600। तो जो उसका दूसरा था क्रे 1, वो बेसिकली एक वेक्टर प्रोसेसर था, उसमें स्केलर यूनिट भी था, वेक्टर यूनिट भी था, और कह लो कि वो इनिशियल वेक्टर प्रोसेसर्स में से था। सो वेक्टर प्रोसेसर हम किसको कहते हैं और कैसे उसका हार्डवेयर बनेगा, और उसी सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल्स ये हम आज देखना चाह रहे हैं। होपफुली आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कर लेंगे। सो वेक्टर जो नॉर्मल हमारे रजिस्टर्स थे रैच फाइल के, वो उस तरह के स्केलर रजिस्टर्स थे, ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि हमारे 32 रजिस्टर्स हैं, तो जो लेफ्ट पे हमारे हैं वो स्केलर रजिस्टर्स। वेक्टर रजिस्टर्स में हम कहते हैं कि हमारे पास एक पूरी एक तरह से एरे पड़ी हुई है, ठीक है। और जो एरे का मैक्सिमम साइज है उसको हम कहते हैं कि जो मैक्स VL लिखा हुआ ना, मैक्स वेक्टर लेंथ जो भी बनती है। लेट से मैंने कहा कि मैं 64 की एरे मैक्सिमम सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब है एक वेक्टर जो होगा वो एट मैक्स 64 किनका होगा। अब ये डिपेंड करता है कि इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, ये अब आप डिसाइड करेंगे जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। सपोर्ट दोनों की होगी, लेकिन अगर वेक्टर डबल करेंगे तो वो उससे आधे रह जाएंगे रजिस्टर जनरली, अगर आप इंटीजर करेंगे तो वो उससे डबल होंगे। फॉर एग्जांपल 128 इंटीजर्स हैं तो हो सकता है कि वो 64 डबल्स हों, क्योंकि डबल 64 बिट का होता है, इंटीजर 32 बिट का। तो ऑब्वियसली जितना डबल का जितने आएंगे इंटीजर उससे डबल
इसमें आ सकते हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि हम इसको 32 बिट के फिलहाल अज्यूम करें, तो ये एक पूरी एक रो जो है ये पूरा एक वेक्टर है, और अब आपके पास लेट्स से 32 वेक्टर पड़े हुए हैं और आप उनके ऊपर ऑपरेशन करें, ठीक है। तो बहुत सारा स्टोरेज आपने इसमें इस्तेमाल किया, लेकिन एट द उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आप पूरा पूरा वेक्टर ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह के काम कर सकें, ठीक। अच्छा, अमूमन इनके साथ एक वेक्टर लेंथ रजिस्टर भी होता है। सो ये जो मैक्स वीएल है वो तो है मैक्सिमम कितनी लेंथ है, लेकिन कई दफ़ा आपको उससे कम ऐड करने होते हैं। आपने 128 रखे हुए थे, लेकिन आपने लेट से 64 की एरे को 64 की एरे से ऐड करना है, 32 की एरे, तो तब हम इस वाले वेक्टर लेंथ रजिस्टर में 128 के बजाय 64 लिखवा देंगे, ठीक है। 64 लिखवा देंगे, इसका मतलब है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ तो आप वो 128 के बजाय उनकी लेंथ 64 कंसिडर होगी। तो ये बता रहा है कि इस वक्त मैं लेंथ कितनी कंसिडर कर रहा हूँ, मैक्स बता रहा है कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मैक्स से कम कोई भी नंबर हो सकता है, कि जो भी मैंने नंबर्स कहा। तो जब आपकी कोई इंस्ट्रक्शन आती है जिस तरह वेक्टर ऐड है, तो हमने पहले पढ़ा हुआ था सिंपल ऐड x1 x2 x3, राइट। तो इसी तरह हमने लिखा हुआ है वी ऐड v3 v1 v2। इसका मतलब है v1 वेक्टर को उठाओ और v2 वेक्टर को उठाओ और इसके हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ ऐड करके उसका रिजल्ट v3 वेक्टर में लिखवा दो, ठीक। तो एक इंस्ट्रक्शन से आप बहुत सारी एडिशंस पैरेलल में कर लेंगे, ठीक है, जो कि कई डाटा सेट्स के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल इमेज प्रोसेसिंग में आपके पास बेसिकली एक इमेज जो होता है वो 2 डायमेंशनल एरे ही होती है ना, तो उसके ऊपर आप अगर एक लूप लगा कर एक एक करके मल्टीप्लाई और ऐड कर रहे हो, तो वो आप इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस उसके ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह मशीन लर्निंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मशीन लर्निंग में भी आप अमूमन वेक्टर्स के ऊपर डील कर रहे होते हैं। लीनियर अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ वैसे आप लोगों ने? हाँ, तो वो बेसिकली उसमें आपने वेक्टर्स के साथ ही डील किया था, ठीक। ओके, इसके अलावा वेक्टर में एक और प्रोविजन अक्सर हम रखते होते हैं कि एक तो ये अब लोड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लोड के साथ st लिखा हुआ है, दिस इज फॉर स्ट्राइडेड लोड, ठीक है। स्ट्राइडेड लोड का क्या मतलब है कि एक तो ये तरीका हो सकता है ना कि मेमोरी में इकट्ठा वेक्टर पड़ा हुआ आप लोड करके लें, लेकिन आप इसमें हम ये भी प्रोविजन रखते हैं कि आप बेस एड्रेस बताएं कि यहाँ से उठाओ और एक स्ट्राइड बता दें। तो पहला एलिमेंट इधर से उठाएगा, दूसरा उतना स्ट्राइड आगे जाएगा, तीसरे पे उतना स्ट्राइड आगे जाएगा, चौथा उतना आगे स्ट्राइड जाएगा, ठीक है। तो ये यूजफुल चीज़ है। फॉर एग्जांपल इमेज है, उसका अगर मुझे एक कॉलम चाहिए, तो असल में तो मेमोरी 1 डायमेंशनल होती है, लेकिन जो कॉलम बनता होता है उसका मतलब है एक रो आगे जाओ और वापस इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर एक और रो आगे जाओ, तो वो जो पूरा रो की लेंथ है ना, वो आपका एक स्ट्राइड बन जाएगी। तो आप कहोगे यार इतना इतना स्ट्राइड उठाओ, तो वो पूरा कॉलम उठा कर लें। तो ये अमूमन हम एक स्ट्राइडेड ऑपरेशन की भी इसके अंदर सपोर्ट रखते हैं। सो अब कोड में क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कोड है जो लेफ्ट साइड पे सी कोड है, जिसको हम देखना जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक एरे ए है, एक एरे बी है और एक एरे सी है। आप ए और बी को सम करके सी में लिखवाना चाह रहे हैं, और लेट्स से कि ये बहुत बड़ी एरे नहीं है, 64 एलिमेंट्स की है और हमारे लेंथ के अंदर आ जाती है, तो हम इसको सिंपल ऐड करना चाह रहे हैं। तो अगर स्केलर कोड लिखूं जो नॉर्मल हमारा प्रोसेसर होता है, तो स्केलर प्रोसेसर में मैं क्या कराऊंगा कि मैं एक लोड इमीडिएट करूंगा 64 के, क्योंकि ये मेरा 64 तक चलना है लूप, और उसके बाद मैं एक लूप लगा दूंगा, ठीक है, जिसके आखिर में आपको नजर आ रहा है कि x4 में से एक माइनस हो रहा है, और ये जो हमारा 64 से माइनस करते जाएंगे, और आखिर हमने कहा कि अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वापस जाते जाओ, तो जब वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो बाहर निकलेंगे। और दरमियान में हमने क्या किया है, हमने दोनों को लोड किया है। अब x1 और x2 हमारे a और b के एड्रेस है, ठीक है। तो हमने वहां से लोड किया, उनको ऐड किया, और x3 जो है वो c का एड्रेस है, उस पर हमने स्टोर करवा दिया, और उसके बाद हमने x1 x2 x3 में 8 ऐड करवा दिया, यानी कि अगली एलिमेंट में चले, ठीक है। तो सादा सा कोड है कि आपने सिंपल क्या किया, 64 से स्टार्ट हुए, नीचे जाते गए, 0 तक जाना है। तो वो जो x4 है दैट वो आपका लूप वेरिएबल है, जो i जिसको कह लो एक तरह का, ठीक है। तो ये जो सब्ट्रैक्ट और ये है, ये उसको सब्ट्रैक्ट करता जाएगा, आखिर में नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वापस जाते रहेंगे, लेकिन जब 0 हो गया तो आगे चले गए। और दरमियान में हमने क्या किया है, a और b को लोड किया, c में स्टोर ऐड करवाया, c में स्टोर करवाया, और उसके बाद इनके इंडेक्स में
8 ऐड कर दिया ताकि जब अगली दफ़ा आऊँ तो वो उससे अगली चीज़ लोड हो। ठीक, तो ये समझ आ रहा है, सादा सा कोड है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बार बार लूप चल रहा है, 64 दफ़ा ये लूप चलेगा। इसके बरक्स अगर मैं वेक्टर का काम करूंगा तो वेक्टर में मैं सिंपल कहूंगा कि यार x4 में 64 लिखवाओ, वेक्टर लेंथ जो है वो 64 कर दो। ठीक है, लेट्स से 128 था या कोई और नंबर था वेक्टर का, तो मैंने उसको कहा अभी इसको 64 रखो, ए को लोड करो, बी को लोड करो, ऐड करो, सी में स्टोर करा, बात खत्म। ठीक, तो कोड काफी छोटा हो गया और कम साइकिल्स में एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि इसमें वो 64 दफा का लूप नहीं लगा, लेकिन ऑब्वियसली एट द कॉस्ट ऑफ कि आपने एक बड़ा सा हार्डवेयर नीचे रखा हुआ है जो कि पूरे के पूरे वेक्टर को लोड भी करता है, ऐड भी करता है और सब कुछ। तो यहाँ तक समझ आ रही है कि वेक्टर प्रोग्रामिंग मॉडल है क्या, वेक्टर में और नॉर्मल तरीके से लिखे और वेक्टर के तरीके से लिखे तो क्या होता है। सो ये क्रे 1 जो हमने भी पीछे देखा था कि जो उसका वेक्टर प्रोसेसर था, तो उसके अंदर आपको ऊपर नजर आ रहा है कि 64 एलिमेंट वेक्टर रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं और आप उनके ऊपर भी ऐड, मल्टीप्लाई और ये सारे काम कर सकते हैं। तो ये कह लो कि ये आपका एक वेक्टर मशीन्स की शुरू की एग्जांपल है। अच्छा, अब फायदा क्या है, क्यों हम वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट है वो कम्पैक्ट है। ठीक है, कि आप बिल्कुल छोटा सा कोड लिखते हैं और उसके पीछे काफी बड़ा काम हो। हर काम के लिए वेक्टर नहीं चलेंगे, लेकिन काफी सारी एप्लीकेशन में वेक्टर इस्तेमाल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट इंस्ट्रक्शन जो है बहुत से ऑपरेशंस को इनकोड कर रही है। एक्सप्रेसिव है, यानी कि आपने जब वेक्टर ऐड करने का है तो आप खुद हार्डवेयर को बता रहे हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। ये दो जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये दो इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, इन्होंने आपस में ऐड होना है, तो इनमें कोई आपस में डिपेंडेंट नहीं है, सेम काम कर रहे हैं। अगर वेक्टर ऐड किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, हर एक को ऐड ही करना है और डिसजॉइंट रजिस्टर्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और सेम पैटर्न में एक्सेस करेंगे, सेम डिस्टेंस के साथ एक्सेस करें। ठीक, तो ये आपका यानी इसके फायदे। ठीक है, और मेमोरी को भी नॉन पैटर्न्स पे लेकर जाएंगे, एक्सेस करेंगे। स्केलेबल है, कहते हैं कि आप अगर मजीद इसको बढ़ाना चाहें तो आप वेक्टर लेंथ ही आपने बढ़ानी है तो वो भी चल सकता है। ठीक, तो फायदे तो कुछ ना कुछ हैं। तो अब है कि इसका हार्डवेयर कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करते हुए एक तरीका जो टिपिकली यूज होता है कि आप डीप पाइपलाइन इसकी बना देते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास वेक्टर 1 है और वेक्टर 2 है और उसको मैंने वेक्टर 3 में कोई भी ऑपरेशन करके वेक्टर 3 में लेके जाना है, तो वो जो फंक्शनल यूनिट है उसको आप थोड़ा डीप पाइपलाइन कर देते हैं और उधर से एक एक एलिमेंट उठाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनमें आपस में तो हैजर्ड है नहीं, क्योंकि वेक्टर 1 और वेक्टर 2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो आप क्या करें कि अगर आपने 32 ऐड करने हैं तो आप एक तरीका ये हो सकता है कि आप 32 साइकिल में इन सबको आपस में ऐड करवा दें। ठीक है, तो पहला आएगा, लेटेंसी 6 साइकिल की आएगी, पहला एलिमेंट बाहर आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक, तो आप इस किस्म का फंक्शनल यूनिट बना सकते हैं जो कि ऑटो इंक्रीमेंट करता जाए, अगली अगली लोकेशन पे जाता जाए और वहां से उठा के करता जाए ऐड। ठीक है, अगर आप एक पाइपलाइन फंक्शनल यूनिट लगाएं तो इस तरीके से जो अभी हमने देखा होगा, लेकिन टिपिकली आप एक नहीं लगाते। ठीक है, किधर सोचोगे यार, ठीक है इधर आ जाओ। ठीक है, टिपिकली हम एक नहीं लगाते बल्कि पैरेलल में ज्यादा फंक्शनल यूनिट लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास, अच्छा जस्ट टू आपको जागने का इंसेंटिव देने के लिए आपका जो जो VLIW में हमने लूप अनरोलिंग और सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग पढ़ी थी, और ये जो वेक्टर की हम अभी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, मोस्ट लाइकली इनमें से एक या दो सवाल बनेंगे पेपर में। ठीक है, तो पेपर में जो टिपिकल पैटर्न है उनमें जिस तरह आज आपका क्विज हुआ है, इस किस्म का आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि मैं आपको सिंपल एक स्कोर बोर्ड का दे दूँ। इसकी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपको एक VLIW का दे दूं जिसमें मैं बता दूं कि यार ये इसको लूप अनरोल्ड और सॉफ्टवेयर पाइपलाइन कोड की एग्जांपल बना दें, और इसकी भी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं वेक्टर्स के जो आगे कोड डिस्कस करूंगा वो उनमें से कोई आए। ठीक है, तो सो मतलब पेपर इज आउट इन अ सेंस। ठीक है कि हाँ, उसको करेंगे हम डिस्कस आखिर में, मिड से पहले वाले को भी इसको। हाँ, मिड से पहले वाले को मैंने क्या डिस्कस करेंगे कि रखना है नहीं। ठीक है,
कैशे और मेमोरी वाला एक उसको आता है। अच्छा, जो मिड में नहीं दिया था उधर दे दूं। हम करेंगे डिस्कस कि हम क्या कहते हैं मिड से पीछे वाला इंक्लूड करें या ना करें, आखिर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो आपको लग रहा हो लेकिन बाद में आपको लगे नहीं यार बहुत ज़्यादा आसान था उसमें से। ठीक है, तो लेकिन एनीवे इनमें से तो कुछ आएगा। तो यानी कि टिपिकली आपका 2-3 घंटे का पेपर होगा ना, तो उसमें इनमें से वेक्टर के बाद हमारा आखिरी टॉपिक मेनली शुरू हो जाएगा। आखिरी टॉपिक हमारा होगा कैश कोहेरेंस और सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी की। अगर आपकी मल्टी कोर सिस्टम हो तो उनकी कैशेस को आपस में कैसे करें। हाँ जी, नहीं लैब्स तो मार्क नहीं थी, लैब एग्जाम एक होगा। हाँ डिज़ाइन के बताते हैं यार, डिज़ाइन को फिक्र ना करो, डिज़ाइन के मार्क्स आपके अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि कल जो मैंने डिज़ाइन देखे हैं वो अभी पूरे कंप्लीट नहीं लग रहे थे मुझे। तो अगर आप मुझे फ्राइडे को जो कोड देंगे उसके साथ आपका डिज़ाइन इम्प्रूव्ड हुआ तो मैं नए वाले को कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर लें। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर ना दिया तो वो पुराने वाले पे मैं मार्क कर दूंगा कि ये डिज़ाइन था। ठीक, फ्राइडे को आपने पाइपलाइन डिज़ाइन भी देना है। ठीक है, जी, जो हमारा मैंने आपको डेट्स दी थी कि लास्ट फ्राइडे को आपने मुझे देना था अनपाइपलाइन का डिज़ाइन। इस फ्राइडे को आपने अनपाइपलाइन वाला कोड आपका हुआ होना चाहिए, लेकिन पाइपलाइन का डिज़ाइन हुआ होना चाहिए। और 13th को हम पूरा यानी कि वो जो आपने पाइपलाइन डिज़ाइन किया हुआ है उसका भी कोड हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सीक्वेंस कर सकते हैं ना, पहले अनपाइपलाइन कोड कर लें, उस पर अपनी गलतियाँ निकाल लें, फिर आपने पाइपलाइन रजिस्टर ऐड करनी है वो आप ऐड करें, जो भी बाईपासिंग या वो फॉरवर्डिंग ऐड करनी है वो करें। ओके, कमिंग बैक, तो इसलिए आगे वाले कोड समझता भाई कि जब आपको ये आर्किटेक्चर समझ आ रहा होगा तो जाके रहे। तो होपफुली आपके पेपर आसान होंगे, यानी क्योंकि काफ़ी कुछ तो आपको पता है कि इसकी है प्रोबेबिलिटी है, इसकी है प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको वो आना चाहिए कम से कम। ठीक है, कंटेंट हमने ज़्यादा कवर किया है, पेपर थोड़े से आसान है, जो मुझे पसंद नहीं है। आइडियली मैं थोड़ा ट्रिकी पेपर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि फिर आपके साथ ज़रा ज्यादती हो जाएगी। वो सारा कौन नहीं, क्लास के हालात नहीं, मेरा ख्याल है कि कोर्स थोड़ा हैवी भी है, यानी हमने एक चीज़ें ज़्यादा की हैं तो फिर वहाँ पर आपको आसानी है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो उससे होगा ना जिसने वो वाले टॉपिक सही तरह किए हो। तो अगर सिलेक्टेड टॉपिक, हाँ, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स अगर आपने सही किए हो तो होपफुली आपके ग्रेड्स इतना बड़ा मसला नहीं होने चाहिए कि पास हो जाने चाहिए सारे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके किए हो तो ये आ जाने चाहिए। वो आपने ज़ाया कर दिए, मिड में आपने अपना ए ग्रेड जो है वो काफ़ी सारों ने तो साइड पे कर दिया है। ठीक है, ये इसको आप मिड के जो इसके लिए एक इकोनॉमिक्स में टर्म यूज होती है संक कॉस्ट, जो आपके पैसे डूब गए और डूब गए। ठीक है, तो जो आपका मिड है अगर वो डूब गया तो डूब गया, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, उस पर फोकस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके जीरो भी थे तो वो कोई बात नहीं, मिड गुजर गया ना, आप तो उसको चेंज नहीं कर सकते, अब तो फाइनल है। आप फाइनल में मैक्सिमम लें तो जो भी मैक्सिमम लेंगे तो ग्रेड ऊपर ही जाता जाएगा ना। तो मिड में जीरो भी हैं तो आप फाइनल के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, आप पास शायद हो जाओगे। अगर फाइनल में आप पूरे ले लेते हो तो पास तो हो जाओगे। ठीक है, तो लेकिन ये है कि कहते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, फोकस ऑन 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 द रिमेनिंग पार्ट जिस पे आप काम कर सकते हैं अभी, वरना कोई फायदा नहीं। ओके, सो कमिंग बैक, तो अब कुछ जागे वापस आप फोकस पे आ जाए। ठीक है, सो आपका पहले मैंने कवर किया था कि एक फंक्शनल यूनिट हो तो क्या होगा। आप ऐसे पैरेलल में पाइपलाइन फंक्शनल यूनिट भी लगा सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पर 32 का वेक्टर था, तो आप 0 नंबर वाला रिजल्ट इधर आ जाएगा, 1 वाला इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा, 3 वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले साइकिल में 4 वाला आ जाएगा, 5 वाला आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा सर। तो आपकी अगर लेट्स से कि 32 की आपने एडिशन करनी थी तो 4-4 करके आपके पास 8 साइकिल में रिजल्ट आउटपुट पर आ जाएगा। ठीक, तो आप पैरेलल में भी लगा सकते हैं, लेकिन पैरेलल में फिर इंटरलीव करके दे देते हैं। ठीक है, कि पहले वाले को पहला एलिमेंट दे दो, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, तो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, और इसी तरह स्ट्राइड का भी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करना कोई उतना मुश्किल नहीं है।
आपने बेस में स्ट्राइड ऐड करते जाना है। तो स्ट्राइड हमने कहा था कि आप हमेशा इकट्ठा उठाने के बजाय आप चाह रहे होते हो कि मुझे ये सपोर्ट भी हो कि मैं कुछ गैप के साथ उठा सकूं, तो वो स्ट्राइड होती है। तो आप उसका हार्डवेयर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्रे 1 में ऐसे 16 मेमोरी बैंक्स थे, हर एक की 4 साइकिल की लेटेंसी थी और बिजी टाइम था और 12 साइकिल की लेटेंसी थी। तो उन्होंने इसको इक्वेट किया हुआ था कि 16 हैं तो आपके पास जब आप वापस पहले पर आओ तो उस वक्त तक कहते हैं उसकी 16 साइकिल की लेटेंसी गुजर चुकी हो, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप वेक्टर्स को दरमियान में प्लेस करें, ठीक है, और फंक्शनल यूनिट उसके दोनों तरफ लगा दें कि आप कुछ एलिमेंट उधर दे दें, कुछ एलिमेंट इधर दे दें, ठीक है। तो ये वाला भी आर्किटेक्चर वेक्टर्स के अंदर चलता है। हम आगे मशीन देखेंगे एक जो बर्कले वालों की थी जिसके ऊपर वेक्टर मशीन जिसमें इस तरह से किया हुआ था। सो इसको हम कह देते होते हैं कि ये एक लेन है जिसमें बेसिकली 2 फंक्शनल यूनिट लगे हुए हैं, और ये जो पूरी रो है इसको हम कहते हैं कि ये एक पूरा का पूरा फंक्शनल यूनिट है। तो एक फंक्शनल यूनिट ऊपर की तरफ, एक फंक्शनल यूनिट नीचे की तरफ, जो कि पैरेलल में सारों को एक्सेस कर। तो ये वही जो हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, लेकिन उसमें हमने एक तरफ देखा था, अब हम दोनों तरफ कर रहे हैं। उसमें 4 पे इंटरलीव किया था, अब हम 8 पे इंटरलीव कर सकते हैं कि एक 0 नंबर इधर भेज दिया, 1 वाला उधर भेज दिया, 2 वाला इधर भेज दिया, 3, जिस तरह भी इंटरलीविंग हम बना लें, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। हाँ, इस तरह अब वो 8 हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि पहले हमारे 8 लगे थे, तो आप ये 4 साइकिल, अगर 32 का अज्यूम वही वाला केस करें। तो ये अब वो T0 वेक्टर प्रोसेसर है जो कि मेरा ख्याल है कि बर्कले का ही था, और आई थिंक कि ये शायद जिसकी मैं स्लाइड यूज कर रहा हूँ क्रिस्टे, उसका PhD थीसिस में उसने ये वाले चिप बनाई थी मेरा ख्याल है। तो बट आई कुड बी रॉन्ग, मुझे लगता है मेरी मेमोरी में है कि शायद कुछ इस तरह का काम है। ओके, सो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके यहाँ पर सारे वेक्टर पड़े हुए हैं, और इसके ऊपर और नीचे, तो ये एक्चुअल माइक्रोस्कोप में के नीचे उसका इमेज है चिप का, ठीक है, कि चिप में क्या क्या चीज़ हो रही है। तो ये उसका फिजिकल डिज़ाइन है कि कहाँ पर प्रोसेस रजिस्टर पड़े हुए हैं, कहाँ पर फंक्शनल यूनिट हैं, लेंस कहाँ पर है, इस तरीके से डिज़ाइन है। ओके, सो अगर यही वाला डिज़ाइन को हम देखें तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स से कि हमारी एग्जांपल मशीन में 32 एलिमेंट्स हैं और 8 लेंस हैं, ठीक है। तो अब मैं जब लोड करूंगा तो 32 एलिमेंट्स लोड होने हैं, राइट। 32 एलिमेंट लोड होंगे, उसके बाद मैं उन्हें ऐड करूंगा तो फिर वो 32 के 32 ऐड होंगे, ठीक है। तो हम इसको भी आपस में पाइपलाइन कर सकते हैं कि जब मैंने लोड किया है तो मैं इसके ख़त्म होने पूरे का इंतज़ार, यानी टाइम इस तरफ जा रहा है, तो 8 लोड हुए, 8 लोड हुए, 8 लोड हुए, 8 लोड हुए, तो 32 हो गए। 4 साइकिलों में मेरे पास 32 लोड हो गए। तो अब उसके बाद लेट से मैंने जो चीज़ लोड की थी उसको ऐड करना है, तो ऐड मैं इसके बाद करने के बजाय ये भी कर सकता हूँ कि जब पहले 8 लोड हो गए थे तो मैं उन 8 को ऐड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐड 8 ही कर सकता हूँ एक वक्त में। तो हम ये वाला काम भी कर लेते हैं कि जो पहले 8 लोड हुए थे उनको ऐड या मल्टीप्लाई व्हाटएवर जो भी हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उससे अगले में कोई उससे अगला काम कर ले। तो अब क्या होगा कि आपके पास पैरेलल में आपके जो जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर पाइपलाइन किया था उस तरह इसमें हार्डवेयर में ये पाइपलाइन हो रही है कि अगर 8 लोड हो रहे हैं तो उससे अगले पिछले वाले 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उससे पिछले वाले 8 ऐड हो रहे हैं, अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस में आप ऐसे ही कोई सीक्वेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर यही काम आप आगे भी पाइपलाइन कर सकते हैं कि जब ये ऐड हो रहा था तो ये एक साइकिल बाद ही रिजल्ट अपना दे देगा, लेकिन उसके पैरेलल में आपने उससे अगला लोड कर लिया और उससे अगला ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरह से पाइपलाइन हो जाएगा, और एक वक्त में आपके एक तरह से 24 ऑपरेशंस चल रहे होंगे, क्योंकि ये 8 ये भी चल रहे हैं, 8 ये भी चल रहे हैं, 8 ये भी चल रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग की वजह से हम एक वक्त में 24 ऑपरेशंस करने के काबिल होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन दी थी हमने जिससे सारा काम हो गया। इसी तरह वेक्टर्स में जो हमने नॉर्मल स्केलर्स में बायपासिंग पढ़ी थी ना कि डिपेंडेंस आ जाती है, तो इधर हमें नजर आ रहा है कि लोड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई जिसको कर रहा हूँ वो लोड पे डिपेंडेंस है उसकी, जो ऐड कर रहा हूँ उसकी इस केस में मल्टीप्लाई के रिजल्ट पे डिपेंडेंस है। तो इस केस में हम जो बायपासिंग करते हैं उसको वेक्टर्स में चेनिंग कहते हैं, ठीक है, कि आप चेन कर कि आपका लोड का फंक्शनल यूनिट जो वेक्टर में लोड कर रहा है आप वहीं से बाईपास पाथ दे दें ऐड के फंक्शनल यूनिट को,
ठीक है, या मल्टीप्लाई के फंक्शन जो भी चल रहा था, ठीक है। तो अगली इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई की थी तो मल्टीप्लाई को हमने दे दिया। इसी तरह मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आ रहा था उधर से ही आप चेंज करते उसको ऐड वाले फंक्शनल यूनिट में। तो ऑब्वियसली फिर आप हार्डवेयर में कोई मिक्सिंग स्कीम डालेंगे कि आप या वेक्टर से उठा सकें या बाईपास पाथ से उठा सकें, ठीक है। नॉर्मली ये जो है ये वेक्टर से आ रहा होगा, लेकिन अगर हमने बाईपास किया होगा तो वो पिछले फंक्शनल यूनिट के रिजल्ट से उठा लेगा। तो ये वाला काम हम वेक्टर्स में भी करते हैं। तो बाईपासिंग को वेक्टर में चेनिंग कहते हैं। तो चेनिंग का फायदा क्या है कि नॉर्मली अगर टाइम इस तरफ जा रहा था तो पहले पूरा लोड होना था, फिर मल्टीप्लाई होना था, फिर ऐड होना था। अब हम क्या करेंगे कि जब लोड हो रहा था तो जब पहला जैसे ही लोड हुआ तो आपने मल्टीप्लाई को स्टार्ट करवा दिया, और मल्टीप्लाई पहला हो गया तो आपने एडिशन को स्टार्ट किया। इसके अलावा आपके वेक्टर्स में बाज़ का कुछ डेड टाइम्स और लेटेंसीज आती हैं। एक तो फंक्शनल यूनिट की लेटेंसी है कि आपने जब ऐड दिया तो अगर वो 6 स्टेज की पाइपलाइन थी तो वो 6 साइकिल के बाद आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ इम्प्लीमेंटेशन में आप उस वक्त तक अगली इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते थे जब तक, लेट्स से कि मैंने ऐड किया तो जब तक ये आखिरी वाली पूरी कंप्लीट नहीं होगी तो आप नया इशू नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम आगे देखेंगे दोनों तरह की इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप अगली इशू नहीं कर सकते तब तक तो फिर आपके इतने साइकिल्स का डेड टाइम आएगा, क्योंकि अभी पिछली वाली इंस्ट्रक्शन और दोनों के दरमियान आप नई इंस्ट्रक्शन इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अपनी जो कैलकुलेशन है कि अच्छा कितना स्पीड अप मिलेगा वेक्टर को यूज करके, उसमें इस डेड टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल इधर जो क्रेसी 90 जो है वो 2 लेन्स उसमें थे, ठीक है, और 2 लेन्स थी और 4 साइकिल का डेड टाइम था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने आपके 128 एलिमेंट का वेक्टर है तो 64 साइकिल में वो पूरा कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद 4 साइकिल का डेड टाइम आएगा, ठीक है। तो 64 + 4 अगर मैं करूं तो ये आपके पास और उससे परसेंटेज निकालूं कि कितने परसेंट ये एफिशिएंट है, तो ये इसकी 94% एफिशिएंसी बनती है। तो ये 94 जो दूसरी हमने एग्जांपल पीछे देखी थी उसमें क्योंकि आपने चेनिंग और वो सब कुछ इंप्लीमेंट किया तो उसमें डेड टाइम नहीं आता, तो वो 100% एफिशिएंसी विद 8 एलिमेंट चल रहा। तो अब जो डिज़ाइनर है उसने चूज करना होता है कि कितनी लेन्स रखूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा लेन्स रखेंगे तो वो एरिया बढ़ जाएगा, कम रखेंगे तो एरिया कम होगा लेकिन फिर परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। तो ये इस किस्म के डिफरेंट डिसीजन डिफरेंट टाइमों में आप ले रहे होते हैं, ओके। फिर तीसरी एक चीज़ वेक्टर के अंदर ये भी आ जाती है कि क्या मैं जो वेक्टर ऑपरेशन करूं वो डायरेक्टली मेमोरी पे करूं या मैं वेक्टर रजिस्टर्स बनाऊं। जिस तरह अभी हमने जो पीछे एग्जांपल देखी थी उसमें हमने वेक्टर रजिस्टर बनाए हुए थे। तो एक तरीका ये है कि हम मेमोरी से लोड करके वेक्टर को रजिस्टर्स में लाएं और फिर उन पे ऑपरेशन करें, जिस तरह का अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा। एक तरीका ये है कि अगर मैं कहूँ कि 2 वेक्टर्स को ऐड करना है तो वो वेक्टर असल में मेमोरी में ही पड़े हों और वो डायरेक्टली मेमोरी से उठा लें, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर मेमोरी आर्किटेक्चर। और दूसरा जो है इसी तरह का हमने पढ़ा था रिस्क वर्सेस सिस्क, याद होगा, जो स्केलर में हमने पढ़ा था। हमने कहा था सिस्क को हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने कहा ज़्यादातर मशीन लोड स्टोर आर्किटेक्चर पे चल रही हैं कि पहले आप लोड करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वापस स्टोर कर देते हैं, ठीक। इसी तरह वेक्टर में भी यही चीज़ है, उसको वेक्टर मेमोरी आर्किटेक्चर वर्सेस वेक्टर क्या लें लोड स्टोर आर्किटेक्चर कहते हैं या वेक्टर रजिस्टर मशीन्स कहते हैं। तो अगर मेमोरी आर्किटेक्चर हो तो अगर आपने लेट्स से के 2 वेक्टर्स के ऊपर a+ भी करना था a- भी करना था तो आप सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि अब आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मेमोरी से उठा लेगा। लेकिन अगर आपने रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर बनाया तो आप पहले लोड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली कोड वाइज देखा जाए तो मेमोरी जो है वो ज़्यादा ईजी है, लेकिन प्रैक्टिकली मेमोरी थोड़ा सा कम यूज़ होता है। उसकी वजह ये है कि मेमोरीज इटसेल्फ जो है ना वो अमूमन उनकी ज़्यादा पोर्ट्स नहीं होती, उनमें आप डिफरेंट एरिया से एक्सेस नहीं कर सकते बैंक, जबकि आप रजिस्टर जो है वो अपनी मर्जी के बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जो सारे ऑपरेंड्स अगर मेमोरी से रीड राइट करेंगे, मेमोरी होती भी स्लो है निस्बतन, अगर आप अपने रजिस्टर्स बना रहे हैं तो वो उससे काफ़ी फास्ट होते हैं। तो और ये हम पढ़ ही चुके हैं कैशेस वगैरह में कि हमें कितनी साइकिल की लेटेंसी पड़ती है मेमोरी को एक्सेस करते हुए।
तो बेसिकली आपका जो है ना एक तो तमाम ऑपरेंड्स को मेमोरी से रीड करने की पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपको एक दूसरे की डिपेंडेंस भी चेक करनी पड़ेगी, स्टार्टअप लेटेंसी भी ज़्यादा होगी। तो कुछ मशीन्स जो कि के अलावा बाकी सारी जो मशीन्स हैं वो ज़्यादातर वेक्टर रजिस्टर आर्किटेक्चर पे काम करें। तो हम आगे वाली स्लाइड में मेमोरी को इग्नोर करके वेक्टर रजिस्टर आर्किटेक्चर पे फोकस करेंगे। ओके, सो यहाँ तक हमने हार्डवेयर रिलेटेड कुछ जो कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, लेन क्या होती है, फंक्शनल यूनिट क्या होता है, और उसमें वेक्टर चेनिंग वगैरह कैसे की जा सकती है, वो हमने कवर कर लिया वेक्टर का। अब हम देखते हैं कि अच्छा वेक्टर जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मेरे पास नीचे वेक्टर मशीन अवेलेबल हो तो क्या मेरा सॉफ्टवेयर उसके लिए बेस्ट सूटेड कैसे बनेगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको कोड को किसी तरह वेक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टराइज करना जो है वो कंपाइलर भी कर सकता है, वो ह्यूमन भी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीकों के काम है। हम लोग जब एल्गोरिथम्स का काम कर रहे होते हैं तो अक्सर एक सॉफ्टवेयर है मैटलैब, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाइथन है तकरीबन उसी तरह कह लेंगे, मैटलैब भी है, लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में मैटलैब ज़्यादा अभी तक यूज़ हो रही है। अगर चाहे आहिस्ता आहिस्ता पाइथन उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पाइथन फ्री है और मैटलैब पैसों की है, ठीक है। तो शायद कुछ अरसे में पाइथन आ जाए, क्योंकि मशीन लर्निंग में तो पाइथन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा। हाँ, वेव्स बनाती क्या मतलब? हाँ, मैटलैब वाले सारे काम पाइथन में हो जाते हैं, लेकिन मैटलैब अभी भी जो सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया में अगर मैं देखता हूँ तो लोग ज़्यादा एल्गोरिथम डेवलपमेंट का काम मैटलैब में स्टिल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इवन मैटलैब में भी अगर आप वेक्टराइज कोड लिखें तो वो ज़्यादा तेज़ चलता है, ठीक है। उन्होंने इम्प्लीमेंट ऐसे किया हुआ है कि नीचे अगर आप वेक्टर्स पे ऑपरेट कर रहे हो तो वो ज़्यादा तेज़ चलता है एज कम्पेयर टू कि आप स्केलर्स पे ऑपरेट। तो कोड को वेक्टराइज कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं दो एरेज को ऐड कर रहा हूँ, राइट। सो और तीसरी एरे पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो नॉर्मली तो एक एक करके लोड करूंगा, ऐड करूंगा, स्टोर कराऊंगा, तो ये सीक्वेंशियल कोड इस तरह से चल रहा होता है। वेक्टर में मैं ये काम पैरेलल में करना चाहूंगा कि मैं लोड करूं और ऐड करवाऊं और वापस स्टोर करवा दूं, ठीक है। तो जो वेक्टराइजेशन है ना, ये अब आपको एक ऐसा ऑपरेशन है जो शुरू में करके आप तभी आप उसका गेन कर सकते हैं। अगर आपने सीक्वेंशियल कोड ही लिखे रखा तो फिर नीचे वेक्टर मशीन हो भी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो अब उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रिप माइनिंग का, ठीक है। स्ट्रिप माइनिंग क्या चीज़ है कि हमारा वेक्टर जो भी होगा उसकी कोई फाइनाइट लेंथ होगी, 64 होगी, 128 होगी, लेकिन हमारी जो हम जिन एरेज को ऐड करना चाह रहे हैं वो उससे काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो उससे बड़ी है तो हम क्या करें, ठीक है। सो वो बड़ी हो तो उसको जो हम चंक्स में तोड़ के वेक्टर के जितना हमारा वेक्टर का चंक है उसमें तोड़ तोड़ के करने को हम कहते हैं स्ट्रिप माइनिंग, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी कोड एग्जांपल हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बड़ी सी दो वेक्टर थे, उनको ऐड करके तीसरे पे लिखवाना था, ये वही कोड है। लेकिन अब हमारी वेक्टर लेंथ 64 की थी, ठीक है। तो एक तो ये कि जो ओवरऑल मेरा वेक्टर था जिनको मैंने ऐड करवाना था वो ज़रूरी नहीं है 64 के मल्टीपल हो। तो एक तो मुझे उनको ऐड करवाना है, लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ बच जाएगा, उसको अलहदा से मुझे हैंडल करना है, ठीक है। तो स्ट्रिप माइनिंग का कोड जो है, अब ये वो वाली एग्जांपल्स आ रही हैं जो मैं कह रहा था ना कि उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे एग्जैक्ट ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो 2-3 किस्म की एग्जांपल्स है ना, इनके कॉम्बिनेशंस आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। कि हो सकता है कि मैं जो आपको एग्जांपल कोड दूँ वो इन एग्जांपल्स के कॉम्बिनेशन से बन सके, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक छोटा सा कोड है, ठीक है। हाँ छोटा सा है यार, 15-20 महीने में नहीं है। अभी हमें समझ आ जाएगा, तो आपको भी छोटा ही लगेगा, ठीक है। मार्कर किधर है? जेब में ही। आज मैंने मार्कर जेब से निकाले नहीं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो क्या रहा है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अभी कोड ज़्यादा लंबा कोड हो तो आप क्या करें, आपको अगर लंबा लग रहा है तो आप 30 बाय 30 तोड़ लें, छोटे पीस, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो काम क्या हो रहा है कि
अच्छा ये इस तरह लिखा हुआ है कि इसमें रिमाइंडर सबसे पहले हमने हैंडल कर लिया। मिक्स मैं 2-3 कोड बनाऊंगा, लेकिन उनके मिक्सचर से आप कोड लिख सकते हो, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है कि मैं आपको एक सी कोड दूं तो आप उसका असेंबली कोड लिख सकते हो। मैं असेंबली कोड जो है उसका, उसमें जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस है ना वो मैं दे दूंगा पेपर में नीचे, यानी जो अगर इसमें से सवाल आया तो मैं आपको साथ ये बता दूंगा कि यार ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, जो कि ये काम करती हैं, ताकि आपको इनका रटा ना लगाना पड़े। तो मैं आपके इस रटे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो लास्ट वीक में ड्यू होगी, जिसमें वेक्टर और VLW दोनों में से एक एक सवाल है। जी क्विज भी ले लूँ? हाँ ले लेंगे यार। हाँ चल एक आध एक्स्ट्रा क्विज हो जाएगा। कितनी अच्छी क्लास है मेरी, जो खुद कह रही है कि असाइनमेंट दे और क्विज दे। अभी -5 तो 0 शायद हो जाए आपके। अभी तो आगे तो छापे नहीं निकल रहे ना उनसे, थोड़े थोड़े निकले हैं, मैंने उनको इग्नोर कर दिया लेकिन वो उतने बड़े छापे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो खैर। ओके कमिंग बैक, सो पहला काम जो हो रहा है वो हो रहा है कि जो भी हमारा साइज है, तो इधर n लिखा हुआ है, असल में रजिस्टर में n तो नहीं होगा, जो कोई नंबर ही होगा। वो हमने कहा हुआ है कि जो भी हमारा n है ना कैपिटल, जिस तरह i लेस देन n चल रहा है, लेट्स से मेरे पास 1000 एलिमेंट्स की एरे थी, तो अब 1000 एलिमेंट में कुछ तो 64 का मल्टीपल आ जाएगा, कुछ आपके पास रिमाइंडर आएगा। तो वो जो रिमाइंडर निकालना है वो कैसे निकालें? तो पहली लाइन क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि 63 के साथ एंड इमीडिएट कर रही है। एंड इमीडिएट क्या करेगा? बिटवाइज एंड करेगा विद 63। तो इससे क्या होगा? ठीक हो गया, कामरान इधर इधर आना। ठीक है, सो 63 जो है वो आपका बनता है ये चीज। ठीक है, जब भी 2 की पावर हो ना कोई, जिस तरह 64 है, ये 2 की पावर 6 है, तो इसका मतलब है 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस। ठीक है, और इससे एक कम करेंगे ना तो ये 1 खत्म हो जाएगा और सारे 1, जितना हमारे पास होता है ना 99 के बाद 100 आ जाता है, तो बाइनरी में 1111 ये उनका 99 या 9099 या व्हाटएवर जो भी इतना लंबा नंबर। ठीक है, इसके साथ एंड करूंगा तो इसका मतलब है कि इसके आगे वाली सारी बिट 0 हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा। राइट, तो अगर इधर जो भी नंबर आ रहा था। ठीक है, तो ये काम जो है ना ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली ये कर लेगा कि ये रिमाइंडर बाय 64 ले लेगा। ठीक, जिस तरह डेसिमल में अगर होता कि मेरे पास लेट्स से कि 100 का वेक्टर होता, ठीक है, और मुझे कोई कहता कि यार 1032 मेरी लेंथ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि 100 से अगर मैंने के तो फिक्स आ जाएंगे मेरे पास 10, तो बाकी कितने बचेंगे? 32। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डेसिमल में मैं ये कह सकता हूँ कि यार 100 से रिमाइंडर ले लो। 100 से रिमाइंडर लेने का मतलब है कि पहले 2 डिजिट्स उठा लो, यही करते हैं ना, पहले 2 डिजिट्स उठा लूंगा तो ये 32 आ जाएगा। बाइनरी में यही काम करना हो तो बाइनरी में 2 की पावर्स जो है ना वो 10 की पावर्स है, क्योंकि बाइनरी में 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसकी पावर्स जो आती हैं वो 10, 100, 1000 इस तरह बन जाती हैं। तो हमारी वेक्टर लेंथ क्योंकि 2 की पावर में है जो कि 64 है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर ये वाले डिजिट्स उठा लूंगा, जो भी असल मेरे पास नंबर था n का, उसके ये वाले डिजिट्स उठा लूंगा तो ये मुझे बता देगा कि बचने कितने हैं। बाकी इसके अलावा जो होंगे वो 64 के मल्टीपल ही होंगे। ठीक है, तो हमने ये जो एंड इमीडिएट किया है ये किया। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है कि आप बाइनरी में ये कर सकते हैं कि आप अगर सिंपल एंड इमीडिएट करें विद ऑल वंस, तो आपके पास शुरू वाला हिस्सा अलग होकर साइड पे आ जाता है। तो ये रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है। उसके बाद हमने क्या कहा है कि वेक्टर लेंथ सेट VL का मतलब है सेट वेक्टर लेंथ इज इक्वल टू जो भी आपका x1 है, तो जो हमारा रिमाइंडर आया उसके बराबर वेक्टर लेंथ। तो हम करना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 64 के मल्टीपल्स के अलावा जितने देना वो हम शुरू में निकाल दें, उसके बाद बाकी जो बचेंगे वो 64 के मल्टीपल ही हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? वेक्टर लोड किया है XA को, इधर XA लिखा हुआ है, लेकिन असल में जो भी आपका वेक्टर का नाम होगा x1, x2, x3 तरह A इसलिए क्योंकि हम वेक्टर A का एड्रेस जिस वाले में लिखवाया। ठीक है,
उसके बाद हमने कहा है कि उसके अंदर ऐड कर दो XA में X2, ठीक है। ये जो दो लाइनें हो रही है ना जिनके साथ ये कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये अगली आइटरेशन के लिए उसका एड्रेस बढ़ा रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि XA को आपने लोड कर दिया तो इसका मतलब पूरा वेक्टर जो XA पे वेक्टर लेंथ जितना लोड हो गया, ठीक है। तो हमने जितना भी रिमाइंडर निकाला था वो रिमाइंडर का रिमाइंडर लोड हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इसको मल्टीप्लाई करो बाय 8, ठीक है। अच्छा, 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम डबल्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो हर डबल जो है वो 8 बाइट्स का है, ठीक है। सो 8 बाइट का है तो आपने एड्रेस में 8 का इंक्रीमेंट आपको चाहिए बेसिकली। अच्छा, जो इधर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8 लिखा हुआ है लेकिन उधर लिखा हुआ है शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, ठीक है। तो शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल क्यों कर रही है, क्योंकि 2 की पावर से मल्टीप्लाई करने के लिए आप शिफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं, 2 की पावर से डिवाइड करने के लिए शिफ्ट राइट कर सकते हैं। जिस तरह डेसिमल में अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो 2 सिफर पीछे लगा देते हैं, इसी तरह और 1000 से करना हो तो 3 सिफर पीछे लगा देते हैं। तो 8 जो है वो बाइनरी में होता है 1000, ठीक है, बाइनरी में 1000 होता है। तो इसका मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है तो पीछे 3 सिफर ही लगाने हैं, तो इसका मतलब है इसको 3 का शिफ्ट लेफ्ट साइड पे दे दो। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ये कह रही है कि इसको 3 का शिफ्ट दे दो, ठीक है। सो अब जो मेरा वेक्टर था जितने का, उसको मैंने 3 का शिफ्ट दे दिया। लेट से मेरे पास रिमाइंडर बचा था 5, ठीक है। तो मैंने 5 बाइट आगे नहीं जाना था बल्कि 5 डबल वर्ड्स आगे जाना था। तो इसका मतलब है मैंने 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डबल वर्ड्स का एड्रेस बन जाए। तो ये हमने ये किया हुआ है शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, और उसको फिर हमने ऐड कर दिया XA के एड्रेस पे। तो हमने रिमाइंडर के लिए XA उठा लिया था, कितना आगे जाना है वो कैलकुलेट हुआ, तो XA में मैंने वो ऐड कर दिया उतना, ठीक है। तो अब आपका जो पॉइंटर है वो तो आगे चला गया। आप अगली दफा जब लूप में आएंगे तो वो जितना भी हमारा रिमाइंडर था उतना आगे जा चुका हो। X1 में हमने ऊपर वही रिमाइंडर डाला था ना, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। पहले X1 में वैल्यू थी कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, जब हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई करके X2 में लिखवा दिया, अब है कि कितने बाइट्स बनते हैं वो जो रिमाइंडर वाले, और फिर हमने उसको ऐड कर दिया XA में। तो अब मेरे पास जो A का एड्रेस है वो उतना आगे चला गया, क्योंकि A हम पहले ही लोड कर चुके हैं तो एड्रेस आगे हम ले जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने यही काम किया B के साथ, ठीक है। सो हमने क्या किया, XB को लोड करो, ठीक है, उसमें हमने ऐड किया कहते हैं X2, क्योंकि हम ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितना आगे जाना है, तो हमने उसको रीयूज कर लिया, ठीक है। इसके लिए दोबारा नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि जितनी A की बाइट्स आगे जाना था उतना ही B में भी बाइट्स उतने आगे जाना, तो X2 में वो पहले ही पड़ा हुआ है तो हमने वो ऐड कर दिया। फिर हमने वेक्टर्स को ऐड किया, उससे पहले सादे स्केलर एडिशन चल रही थी, राइट, क्योंकि हम पॉइंटर्स को आगे पीछे कर रहे थे, यानी उसके एड्रेसेस को आगे कर रहे थे। अब हमने असल में वेक्टर A और B को आपस में ऐड किया, ठीक है। तो जो जितने भी रिमाइंडर्स की डबल वर्ड्स थे वो आपस में ऐड हो जाएंगे वेक्टर A और वेक्टर B के, क्योंकि हमने वेक्टर लेंथ ऊपर उतनी सेट की हुई थी। उनका ऐड करके रिजल्ट हमने लिखवा दिया वेक्टर 3 में, वेक्टर 3 में लिखवाया। फिर हमने क्या किया, वेक्टर स्टोर किया इन जो भी XC एड्रेस बनता है, जो अब ये ABC जो लिखे हैं, जब असल कोड होगा तो वो ABC नहीं लिखे होंगे, वो वेक्टर के जो जिस रजिस्टर में आपने स्टोर कराया उसका नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो जिसका भी C में एड्रेस पड़ा हुआ है वो वाला उस पर स्टोर करवा दिया। और फिर हमने यही काम किया कि C के पॉइंटर को भी उसी X2 से हमने बम्प किया। तो X2 में हमारे पास वो नंबर ऑफ बाइट्स पड़ी हुई थी ना, X1 में था टोटल हमारी लेंथ कितनी है, X2 में वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि जो आपका टोटल XN था जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसमें से X1 एलिमेंट्स जो कि हमने शुरू में रिमाइंडर लेके निकाले थे वो माइनस कर दिए कि अच्छा इतने तो हो गए, ठीक है, इतने हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, लोड इमीडिएट X1 64। अगली आइटरेशंस के लिए हमने X1 में कोई रिमाइंडर नहीं रखा बल्कि फिक्स 64 रख दिया, क्योंकि पहली आइटरेशन में रिमाइंडर निकल गया, अगले हर लूप में 64 चलता रहेगा, और हमें पता है कि रिमाइंडर निकलने के बाद सारे 64 के मल्टीपल ही रह जाएंगे, ठीक है। तो जब आप अगली आइटरेशन में आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ठीक चल रही हो। फिर आपने वेक्टर लेंथ को भी 64 कर दिया, इधर बैठ सेट वेक्टर लेंथ भी 64 कर दी, क्योंकि शुरू में हमने रिमाइंडर जितनी की थी।
और अब आपने लूप लगा दिया कि अगर x1 जो है वो 0 नहीं हुआ तो फिर आप वापस चलते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको पूरा कोड काइंड ऑफ समझ आ जाना चाहिए कि हमने किया क्या। सबसे पहले हमने रिमाइंडर निकाला बाय 63 के साथ एंड करके, उस रिमाइंडर से हमने क्या किया, उसके हिसाब से आपने XA को पहले लोड कर लिया, फिर हमने रिमाइंडर को 8 से मल्टीप्लाई किया बाय शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, उतना पॉइंटर पंप किया, फिर B को भी लोड किया, B के पॉइंटर को भी पंप किया, दोनों को ऐड किया, स्टोर करवाया, ठीक है। तो मेन क्या चीज़ है, आपने असल में 2 वेक्टर्स को ऐड करना था, स्टोर करवाना था, लेकिन सिर्फ रिमाइंडर की वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चक्कर पड़ा। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चक्कर जो है वो आप स्ट्रिप माइनिंग की एग्जांपल है। ऑब्वियसली जब आप कोड लिख रहे हो तो आप इससे डिफरेंट भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप शुरू में 64 के हिसाब से चलाते रहें और आगे आखिर में एक एक्स्ट्रा कोड लिख लें जो कहें कि यार ये रिमाइंडर के लिए चलेगा, ठीक है। मैं उसको भी ठीक कंसिडर करूंगा अगर आपने उस तरह लिख लिया, लेकिन ये है कि एंड पे आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली कि ये क्या हो है, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है वेक्टर स्ट्रिप माइनिंग, ठीक। नहीं अभी बहुत नहीं है, ठीक। आज तो क्विज भी हुआ था यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं, सो जाओ थोड़ी देर, बाद में सुन लेना। ओके, तो जो अभी हम चीजें कर रहे हैं ना, ये वो वाली हैं जिनसे एक तो ज्यादा आने का चांस है, दूसरा ये कि ये आपका वो पीस ऑफ कोड है जो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि वेक्टर तो समझ लिया क्या करता है, लेकिन अब नॉर्मल जो कोड्स हैं वो सारे वेक्टर तो नहीं होते, तो उनको कैसे मैप करें वेक्टर पे। तो अभी हमने यानी अगर एरे उसका मल्टीपल ना हो तब क्या करना है, तो स्ट्रिप माइनिंग पढ़ ली। अब अगर मैंने एक एरे को दूसरे में असाइन करना है लेकिन उसके ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है, मिसाल के तौर पर इस जगह पर लगा हुआ है कि इफ ai ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 अलर्ट से, उस वक्त आप इसको असाइन करें, ठीक है। तो अब वेक्टर तो पूरा का पूरा वेक्टर आता है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए वेक्टर के अंदर हम एक सपोर्ट डाल देते हैं जिसको हम कहते हैं मास्किंग की सपोर्ट, कि आप कंडीशन से एक मास्क जनरेट कर लें जो वेक्टर के हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए। तो अगर वो मास्क 1 हुआ तो वो ऑपरेशन हो, अगर वो 0 हुआ तो ऑपरेशन ना हो। तो उसके लिए यही चीज जो मैंने बोली है यहाँ पर आ गई, ठीक है। सो अगर वो मास 0 हुआ तो वो नो ऑप हो जाएगा उस वाली एंट्री के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ इस किस्म की आपके पास है ऑपरेशंस जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हमने क्या किया है, ये CVM जो है ना वो तमाम एलिमेंट्स को कहते हैं ऑन कर देगा, वेक्टर मास्क के पूरे एलिमेंट्स पे चलाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, XA को लोड कर दिया, ठीक है। हमने करना क्या था, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो तभी B उसमें कॉपी हो, तो हमने सबसे पहले तो लोड किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि ये जो VGT इंस्ट्रक्शन है ना, ये ग्रेटर देन के ऊपर मास्क को सेट कर रही है, ठीक है, कि वेक्टर मास्क सेट करो। अगर वेक्टर A ग्रेटर देन F0 है तो F0 पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस वक्त 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो 0 से बड़ा है तो आप क्या करोगे कि जिस बिट के ऊपर, अगर वो पूरे A को चेक करेंगे, पूरे वेक्टर को, कि वो 0 से अगर बड़ा है एक एलिमेंट को, जो एलिमेंट बड़ा है उसके लिए मास्क की बिट सेट हो जाएगी, बाकी सब के लिए नहीं सेट होगी। तो एक आपके पास समझो कि एक पूरा बिट वेक्टर पड़ा होगा। तो अगर आपका टोटल 64 एलिमेंट है, ठीक है, तो 64 एलिमेंट में हर एलिमेंट के लिए आपके पास एक बिट पड़ी हुई है, ठीक है, राइट। तो ये आपके पास 64 बिट्स पड़ी होंगी, तो ये आपके पास एक 64 बिट का वेक्टर पड़ा होगा। तो अगर मैंने ये वाली ऑपरेशन चलाया VGT VA ग्रेटर देन 0, तो जहां पर VA लेट्स से इधर वो ग्रेटर देन 0 था तो ये वाला सेट हो जाएगा, ये लेट्स से माइनस में था तो ये नहीं सेट होगा, ये इक्वल टू 0 था ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन किया, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस मास्क में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जहां पर ये 1 था वहां पर ये सेट हो गया। अब जब मैं करूंगा V लोड VAXB, तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप जो B का एड्रेस है वहां से लोड कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि इसको अंडर मास्क लोड करना है क्योंकि आपने मास्क सेट कर दिए होंगे। तो अब अगर तो मास्क 1 होगा तो ये वाला वैल्यू लोड होगी,
जहाँ जहाँ पर मास सेट नहीं होगा वहाँ पर वो वैल्यू लोड नहीं होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको जी 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 नहीं एक्स बी मास नहीं है, एक्स बी जो है जिसमें बी का एड्रेस पड़ा हुआ, ठीक है। आपने क्योंकि शुरू में सारे मास्क इनेबल किए थे और इधर आपने मास्क डिसेबल कर दिए हैं, यानी कि जिन जिन बिट्स पे नहीं करना, तो अब जब आप लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला मास्क अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने इधर वो मास्क रजिस्टर अलहदा से नहीं बताया, मास्क रजिस्टर एक ही होगा आपके पूरे मशीन में। तो आपने उसके मास्क सेट कर दिए हैं, तो जब भी आप लोड करेंगे तो वो जो भी लोड हो रहा होगा उसके ऊपर मास्क अप्लाई होगा, ठीक। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई। तो मास्क ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अगर आपने इफ एल्स कहीं पे को वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई करना है तो वहां पर आपको मास्किंग की सपोर्ट चाहिए होगी। तो एक मिसाल के तौर पर एक पुराने एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आया था वो ये था कि मैंने स्ट्रिप माइनिंग वाले कोड के साथ उसके अंदर एक इफ लगा दिया था, ठीक है। तो अब इफ लगा दिया था तो आपने ये वाला काम बीच में एक जगह पर डालना। तो मैं आपको इस तरह की एक असाइनमेंट दे दूंगा ताकि आपकी उसकी प्रैक्टिस। सारे नहीं दूंगा भाई, एग्जैक्ट थोड़ी चल रहा है। वो एक हमारा वो एग्जैक्ट भी तो है ना, पेपर मिल जो कि फ्री की डिग्री बांट रहा था, वो नहीं चल रहा है, ठीक है, चेक करेंगे हम। मास्किंग को हार्डवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ऑल्दो ये येलो वाली स्लाइड है यानी कि मास्टर वाली है, लेकिन आप क्या करोगे कि जो आपका फंक्शनल यूनिट है उसके साथ अगर मास्क की बिट 1 आ रही है तो आप इस ऑपरेशन को करो, नहीं तो आप डिसेबल कर दो, तो बात खत्म। ठीक, इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है जिसको हम डेंसिटी टाइम इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, कि आप ये कर सकते हैं कि अगर इसमें मास 0 है तो आप इसमें से जो वंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके एक छोटा वेक्टर बना लो, तो आप बड़े वेक्टर को छोटे में ले जाके जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको हार्डवेयर ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसको चलो हम छोड़ देते हैं। तो एक ऑपरेशन जो है वो आपका हो गया स्ट्रिप माइनिंग, एक हो गया कि इफ एल्स को सपोर्ट करना है तो मास्किंग। अच्छा, एक और काम होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरे के पूरे वेक्टर का सम लेना है, ठीक है, बस सेकंड लास्ट है, एक और आएगा इसके बाद, ठीक है, डोंट वरी, आज हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो आपकी रिडक्शन है वो क्या है कि आपने लेट्स से कि पूरी एरे का सम करना है, ठीक है। तो अब पूरी एरे का सम इनहेरेंटली जो है वो कोई वेक्टर ऑपरेशन उस तरह का नहीं है ना, यानी कि आप वेक्टर को वेक्टर में ऐड नहीं कर रहे बल्कि आप एक एक करके सम कर रहे हैं, राइट, ठीक। तो अब पहली चीज ये है कि आपका वेक्टर जो है उससे काफी बड़ी एरे हो सकती है। तो अगर लेट्स से कामरान इधर आना, लेट्स से कि ये मेरे पास कोई बहुत बड़ी एरे थी जिसको मैंने सम करना, ठीक है। तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको फिक्स हिस्सों में तोड़ दूं, राइट, और मैं कहूँ कि यार ये मेरे सारे जो लेट से मेरी तो वेक्टर लेंथ 64 है तो 64 में तोड़ दूं। तो मैं कहूँ कि इन 64 को इन 64 में ऐड करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड करो, फिर उसको इसमें ऐड करो, फिर उसको इसमें ऐड करो, आखिर में मेरे पास 64 रह जाएंगे, ठीक है, यही होगा ना। यानी मिसाल के तौर पर ये 1024 की थी, ठीक है, तो 1024 जो है वो 64 32 दफा 64 हो तो मेरा ख्याल है बन जाएगा, ऐसे ही है 32 या 16 दफा हो तो, ठीक है। तो मुझे 16 एडिशंस करनी पड़ेंगी, यानी 64 को 64 में ऐड किया 128 होगी, फिर 128 इसको मजीद 64 में किया, फिर 64 में किया 256 होगी, फिर करते करते ऐसे हमने जब 1024 तक पहुंच गए। तो अब मसला ये है कि पहले वाला पहले में ऐड हुआ था, फिर ये इसमें ऐड हुआ था, तो इधर पहले एलिमेंट का सम पड़ा है, इधर दूसरे का पड़ा है, तीसरे का पड़ा है, सो ऑन। अब 64 ये रह गया आखिर में, इनको क्या करें? इनको तो कोई वेक्टर ऑपरेशन नहीं बनता आप डायरेक्टली। तो एक तरीका ये है कि मैं एक एक करके पहले को दूसरे में ऐड करूं, फिर दूसरे का रिजल्ट तीसरे में ऐड करूं, तीसरे का चौथे में ऐड करूं, तो मुझे 64 साइकिल लग जाएंगे आखिर में। यानी कि कुछ साइकिल लग गए पैरेलल में करने से, कि वेक्टर ऑपरेशन से फायदा हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर अब हमारे पास सिक्वेंशियल रह गए, लेकिन हम इसको भी थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे फास्ट कर सकते हैं कि अगर मैं वैसे 64 एलिमेंट होते, लेट्स से कि ये 64 एलिमेंट है, तो और मैंने सीक्वेंस में करना होता तो मुझे कम से कम 64 एडिशंस करनी पड़नी थी। अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको हाफ में तोड़ दूं, मैं कहूँगा इन 32 को 32 से ऐड कर दो, तो मेरे पास 32 में रिजल्ट आ गया। उसके बाद मैं उसको हाफ कर दूं,
ठीक है, 16 को 16 में कर दूं, 16 आ गई। फिर कहते हैं, फिर मैं कहूँ कि 8 को 8 में कर दो, ठीक है, फिर 4 को 4 में कर दूं, 3। तो ये जो मेरा टाइम 64 में आना था वो उसके बजाय log ऑफ 64 में आ जाएगा। ठीक है, आपने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा हुआ है, बिग और नोटेशन पढ़ी है। बिग और नोटेशन में एक लॉग टाइम होता है, एक लीनियर टाइम होता है। ठीक है, तो लॉग टाइम जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू लीनियर टाइम के, राइट। तो अगर मैं 64 मेरे पास एलिमेंट्स हैं तो मैं बेसिकली 6 एडिशंस में ये काम पूरा कर सकता हूँ। 6 कहाँ और 64 कहाँ, काफी सारा फर्क है इसके ऊपर। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि बदल, तो हम रिडक्शन में ये वाली चीज कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे ये कोड देखें जो, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। समझ आ गया? जरा आगे चलें। ओके, तो ये क्या कर रहा है, पहला पार्ट ये वाला काम कर रहा है, ये जो मैंने इधर बताया था ना कि आप एक पूरा पूरा चंक चलाते जाओ। तो इससे ऊपर वाला काम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर वेक्टर लेंथ -1 में प्लस करते जाओ i से लेकर i प्लस वेक्टर लेंथ। तो यानी 0 वाले में ऐड करो लेट से 65 से लेकर 127 तक वाला पहली दफा, अगली दफा 128 से लेकर जो भी 195 तक होगा या व्हाटएवर जो भी बनता है प्लस 64, फिर उससे अगले में वहां से लेकर 255 तक वाला एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या ये सिंपल ये वाला काम ये कर रहा है कि 0 से लेकर वेक्टर लेंथ -1 में ऐड करते जाओ। तो ये जो इस जगह पे आपने पहले ये ऐड किया पहली इटरेशन में, अगली इटरेशन में आपने ये ऐड किया, उससे अगली इटरेशन में ये ऐड किया, तो इस वाली जगह पे आपके पास सम इकट्ठा होना शुरू हो गया और सारे का सारा सम वेक्टर लेंथ। मिसाल के तौर पर ये 64 है, तो हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर 63 में जाओ, उसमें ऐड करो, प्लस इज इक्वल टू का मतलब तो आपको पता है ना कि उसी में ऐड कर दो। ठीक है, तो उसमें ऐड कर दो a का i से लेकर l -1। तो i पहली दफा 0 है, तो पहली दफा तो ये 0 था, शुरू 0 से इनिशियलाइज कराया, तो आपके पास 0 से लेकर 63 ही ऐड हो गया, तो 0 से लेकर 63 उसके अंदर आ गया। फिर i 1 हुआ, ठीक है, तो अब आपके पास 1 से लेकर सॉरी, फिर आपने इसको i को 1 नहीं किया, 64 किया, तो अगली इटरेशन में 64 हुआ, तो 64 से लेकर 64 प्लस 63 तक चला गया, फिर उससे अगले में उससे अगला चला गया। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ा। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई? तो ये तो सादा वाला काम था। ये जो नीचे वाला काम था ये वो वाला काम है कि उसको हाफ हाफ करते जाओ। हमने कहा क्या किया कि वेक्टर लेंथ को वेक्टर लेंथ पे 2 करो और उसके बाद यही वाला काम ही कर दो कि आपने जितनी वेक्टर लेंथ है उससे आगे वाले को उसमें ऐड कर दो। फिर आप जब तक वेक्टर लेंथ ग्रेटर देन 1 है तब तक वेक्टर लेंथ को हाफ करते जाओ। तो ये अब क्या काम करेगा, ये पहले तो जो बड़ी सी एरे थे उसको 64 के चंक्स में किया, तो वहां पे पहले टाइम सेविंग हुई। फिर जो आखिर में सीरियल ऑपरेशन रह गया था वो भी हमने कह लो कि लॉग टाइम में कर लिया बजाय इसके कि लीनियर टाइम में करता, तो हमारे पास काफी टाइम बच गया। ठीक, ये सारी चीजें इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग CS के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, कल को आप लोगों ने किसी चीज का एफिशिएंट कोड लिखना होगा, तो ये वाली टेक्निक्स जो है ना ये आपके माइंड में रहनी चाहिए कि यार ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो जब आप किसी जगह पे जॉब कर रहे होगे वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा कि यार ये चीज़ है ये इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, तो आप उसको देखोगे तो आपको देख के ख्याल आएगा कि यार अंडरलाइंग हार्डवेयर क्या है, उस पर क्या चीज़ फास्ट चल सकती है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बस दो एक टॉपिक रह गए। एक है वेक्टर का स्कैटर गैदर। ठीक है, टाइम तो भी है, टाइम इज नॉट अप, अभी तो बहुत टाइम, अभी बड़ा टाइम है, उतने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, स्कैटर गैदर क्या होता है, इधर आपको जो C का इंडेक्स नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, वो एक और एरे है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि हम आप एक और एरे के इंडेक्स से उठा रहे हैं और उसको इसका इंडेक्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो C है उसके अंदर अब आपका एक लूप चल रहा है, तो D की वैल्यू 0 होगी, DI की, तो ये पूरा एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बन गई ना कि D की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, हो सकता है D में सारे 0 पड़े हो, तो तब ये सब के सब 0 ही ऐड हो जाएंगे, C 0 ही हमेशा आता जाएगा। D में अगर 0 1 2 3 पड़े हो तो ये इसी तरह है कि यहाँ पर I को ही मैं यूज कर लेता, D में कोई और चीज पड़ी हुई हो तो आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए आप ना कई दफ़ा जो आपका वेक्टर में सपोर्ट डाल सकते हैं कि लोड इनडायरेक्ट टाइप की, ठीक है, कि जिसमें आप बताएं कि सी वेक्टर को डी के जरिए डी को इंडेक्स यूज करते हुए सी को एक्सेस करें। तो इसको बेस एड्रेस को लें, इसको इंडेक्स के तौर पे लें और उससे सी में लोड कर लें। तो ये वाली चीज़ भी आप कहते हैं लोड की जा सकती है, और बाकी का तो काम सेम ही है। तो बेसिकली जो इसके अंदर ये वाली इंस्ट्रक्शन है ये नहीं है कि जिसमें आपने क्या किया हुआ है कि आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग करते हुए लोड कर। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं गैदर। सो स्कैटर का मतलब है फैला देना, गैदर का मतलब है इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो आप मेमोरी से इकट्ठा करके एक वेक्टर में ला रहे हैं रैंडमली जगहों से, तो इसको हम कहते हैं गैदर, क्योंकि वो जो इनडायरेक्ट वेक्टर है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो रैंडम जगहों से गैदर करके आपने एक वेक्टर में ले आया। इसका ऑपोजिट करना हो कि अगर आप इसको स्टोर करवा रहे हो इस तरह, तो वो स्कैटर करना हो जाता है। हिस्टोग्राम की आखिरी एग्जांपल है। हिस्टोग्राम पता है क्या होती है? नहीं, हिस्टोग्राम होता है ये जिस तरह मिसाल के तौर पर आप लोगों के मार्क्स हैं, ठीक है। सो कामी बनाना जरा। तो मैं अगर ये कहूँ कि 0 से 10 तक कितने मार्क्स हैं, फिर 10 से 20 तक कितने मार्क्स हैं, 20 से 30 तक कितने मार्क्स हैं, और मैं कहूँ कि अच्छा यार ये इसमें इतने आ रहे हैं, इसमें इतने आ रहे हैं, आप लोगों के इसमें तो 90 वाले बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, फिर 80 वाले थोड़े से, फिर इस तरह जा रहा होगा। तो ये जो बार ग्राफ होता है ना कि कौन सा किधर आ रहा है, ठीक है, टिपिकली इस किस्म का होता है कि एक मीन होता है, उसके अराउंड इस तरफ भी गिर रहा होता है और इस तरफ भी गिर रहा होता है, ठीक। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो मेरे पास एक मार्क्स की एरे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार अच्छा अगर ये 1 पे आता है तो 1 वाली जगह पे जाके इंक्रीमेंट कर दो, ये 2 मार्क्स है तो 2 वाली जगह पर आकर इंक्रीमेंट कर दो, 3 है तो 3 वाली जगह पर जाके इंक्रीमेंट कर दो। तो एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़हन में ये आती है कि आप ये करें कि आप कहें कि मार्क्स की एरे जो बी है लेट से वो मार्क्स की एरे है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि यार वो जो भी मार्क आ रहा है ना, ए के उस वाले इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर दो। तो अगर वो मार्क 1 आ रहा है तो जाके 1 में इंक्रीमेंट कर दो, 2 आ रहा है तो 2 में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो कहने को तो ये ठीक इम्प्लीमेंटेशन लगती है, लेकिन ये असल में नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको एज अ वेक्टर करेंगे तो बहुत सी जगहों पे 1 लिखा होगा, तो वो सारी की सारे इंक्रीमेंट इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि वेक्टर तो पैरेलल में चल रहा है, तो वो जाके एक ही इंक्रीमेंट कर देगा। जबकि अगर आपके 64 एलिमेंट में 0 10 जगह पे आ रहा था, या लेट से आपके केस में 90 मार्क्स 10 लोगों के थे पहले 10 में, तो वो जो 10 लोगों में के थे 64 में से उन्होंने 10 इंक्रीमेंट करना था, वो जो 90 था उसमें 10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने वो इकट्ठा उठा लिया तो वो नहीं होगा, वो 1 का इंक्रीमेंट। तो इस हिस्टोग्राम एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें जो आपका वेक्टराइज करना उसको इतना आसान नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, तो उसमें आपको कोई ना कोई और ही तरीका करना। जी बस लास्ट स्लाइड है। तो लास्ट स्लाइड जो है ना वो ये है कि जो आपके नॉर्मल प्रोसेसर्स हैं ना, वो लिमिटेड सा वेक्टर सपोर्ट वो भी अक्सर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार जो आपका 64 बिट का एक डबल है, जिस तरह आपका जो लैपटॉप होगा वो मोस्ट लाइकली 64 बिट का डबल अलाउ करता होगा और 64 बिट के रजिस्टर्स उसमें होंगे। तो आप उन 64 को ना 2 32 में या 4 16 में या 8 8 वाले में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिमडी इंस्ट्रक्शंस या सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इसको हम कहते हैं कि वेक्टर्स में यही होता है ना कि एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, मल्टीपल डाटा आप यूज करें, ठीक है। तो सिमडी का कभी लफ्ज यूज आपको सुनाई दे तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, इसका मतलब है कि कोई वेक्टर टाइप की चीज़ है। तो ये पूरी तरह तो वेक्टर को नहीं इम्प्लीमेंट करते, लेकिन ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि आप जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है उसमें पार्शियली वेक्टर वाले काम कर सकें। ये बड़ा यूजफुल है, इससे आप बहुत सारे तेज काम कर सकते हैं। यानी आप थोड़ी सी इनलाइन असेंबली लिख के आप कई दफ़ा आपको पूरी 64 बिट की स्पेस नहीं चाहिए होती, ठीक है। आपको 64 बिट का इंटीजर नहीं चाहिए, आप 8 बिट का। मशीन लर्निंग में आजकल जो रिसर्च हो रही है वो कह रहे हैं कि यार हमें 8 बिट भी नहीं चाहिए, 4 बिट का बना कर फिर देखो, ठीक है। तो पैरेलल में आपको ज़्यादा मल्टीप्लायर चाहिए तो कर सकें, तो आप इस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है।
महद, मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई, ठीक है। तो बेसिकली सिमटी में जो फर्क है वो ये है कि वेक्टर लेंथ कोई नहीं है, क्योंकि आपका वो 64 है तो वो फिक्स नंबर में टूटेगा। स्ट्राइडेड वगैरह की भी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप वेक्टर तरह की ऐड सब्ट्रैक्ट और इस तरह के काम कर सकते हैं। जो फ्यूचर में ज्यादातर जो है ना फुल वेक्टर सपोर्ट जा रही है, जिस तरह RISC-V की एक वेक्टर स्पेक भी है, ठीक है, जो कि वेक्टर को सपोर्ट करती है। और आजकल जो है ज्यादातर क्योंकि मशीन लर्निंग आ गई हुई है तो लोगों का वेक्टर की तरफ काफी ट्रेंड बढ़ गया है, ठीक है। तो ये चलें जी, ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं, आज वेक्टर खत्म।